सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप अब अपने खुद के लिए समय निकाल रहे होंगे, क्योंकि राजस्थान में यह 2025 का वर्ष भर्तियों का दौर है। वैकेंसियाँ कम या ज़्यादा आती रहेगी, लेकिन हमें यह नहीं देखना है कि किसमें कितनी सीटें हैं। हमें यह फोकस करना है कि हमें किसी भी हालत में गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना है। साथियों, हमने पिछली क्लास में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को पढ़ा, पश्चिमी रेतीला अर्धशुष्क मैदान को पढ़ा, और अब राजस्थान का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भौतिक प्रदेश अरावली प्रदेश को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, और अरावली प्रदेश को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ाई करेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। और 3 भाग कौन से हैं? फर्स्ट भाग में हम अरावली का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे भाग में हम अरावली का भारत में जो विस्तार है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे अरावली का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है आदि पढ़ेंगे। अब हम साथियों बात करते हैं अरावली पर्वतमाला, यानी विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। पहला प्रश्न यही आता है अरावली के संदर्भ में कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो साथियों, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, किंतु यहाँ पर ध्यान रहे, अगर देहली समूह आ जाता है तो अरावली पर्वतमाला विश्व में सबसे प्राचीनतम है, किंतु इस देहली समूह के बाद आती है। ठीक है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम अपने अरावली पर्वतमाला के फर्स्ट पॉइंट सामान्य परिचय से इसकी शुरुआत करते हैं। प्रथम हम अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब हुई इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब हुई? तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। प्रश्न सीधा और सिंपल आता है कि निम्न में से अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अभी तक सिंपल प्रश्न पूछा है अरावली से संबंधित, तो इसका काल ही पूछा है। अब उत्पत्ति तो हो गई, अब यह इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, यह हमें जानना जरूरी है कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति या निर्माण हुआ कैसे। साथियों, आपने सुना होगा नाम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पहले संपूर्ण विश्व एक ही भूभाग के रूप में था। कैसे था? एक ही भूभाग के रूप में था, और उन भूभागों का जब विभाजन हुआ, एक टुकड़ा उत्तर की ओर गया, एक टुकड़ा दक्षिण की ओर गया, तो उस समय जो उत्तरी भाग था उसका नाम दिया था अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था उसका नाम दिया था गोंडवाना लैंड, और बीच में जो भाग था वहां पर जलीय राशि थी, उसका नाम दिया था पेंथालास। ठीक है, और तैतीस सागर। तो अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह हो गया। अब इसकी उत्पत्ति यह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो आपस में इसका टकराने से हुई है। तो कब टकराए थे? किसी भी पर्वत का निर्माण तभी होता है जब कोई दो भूभाग आपस में आमने सामने आते हैं। उसमें क्या पड़ता है? वलय पड़ता है। जैसे ही दोनों तरफ से बल कार्य करता है तो वो भूभाग ऊपर उठता है। तो इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। जब इधर से अंगारा लैंड आया, इधर से गोंडवाना लैंड आया, तो बीच में क्या है, इस प्रकार से एक वलित पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। और ये सब हुआ था मध्यजीवी कल्प में। कब हुआ था? मध्यजीवी कल्प में। मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में जब टकराए थे, वो है मध्यजीवी कल्प। अब अरावली पर्वतमाला की जब उत्पत्ति हुई थी तो इसकी ऊंचाई ऊंचाई की बात करेंगे। जब उत्पत्ति हुई तो अब इसकी प्रारंभिक ऊंचाई कितनी थी?
साथियों, यहाँ पर प्रश्न दो प्रकार से बनता है कि जब अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था तब उस समय उसकी ऊंचाई अलग थी और वर्तमान में इसकी ऊंचाई अलग है। तो आइए जानते हैं। प्रारंभिक ऊंचाई थी 2700 से 2800 मीटर। कितनी थी? 2700 से लेकर के 2800 मीटर थी, किंतु अब यानी वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 930 मीटर। साथियों, हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और एग्जाम में यहाँ से हटकर कोई दूसरा नहीं आएगा। ये बेसिक चीजें हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर इस मैटर में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यह आ रहा होगा कि जब निर्माण हुआ तब 2700 से 2800 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई 930 मीटर है। उसका कारण क्या रहा होगा या इसका कारण क्या हो सकता है? तो साथियों, इसका कारण क्या था? अपर्दन प्लस अनाच्छादनकारी शक्तियां। अपर्दन, अपर्दन किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे भौतिक अपर्दन हो, भौतिक अपर्दन या अपक्षय जीवों के द्वारा भी होता है। जब जैसे जैविक की बात करते हैं, पहाड़ियों पर जब चढ़ते हैं पशु तो उनके खुरों के द्वारा, उनके पैरों के द्वारा जो भूभाग इसका टूट फूट होता है और वो बह करके चला जाता है। या फिर हम भौतिक अपक्षय की बात करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भाग फैलता है, फिर इसका तापमान कम होता है तो वो भाग सिकुड़ता है। बार बार किसी भी भाग पर तापमान कम होने और ज़्यादा होने से क्या फैलना सिकुड़ना की प्रक्रिया बनी रहती है और इससे उस भाग में क्या होगा? टूटना फूटना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपर्दन अपक्षय की अनाच्छादनकारी शक्तियों के प्रभाव से इसका जो वर्तमान स्वरूप 930 मीटर रहा था। अब हम इसके स्वरूप की बात करते हैं। उसका स्वरूप कैसा था? प्रारंभिक स्वरूप उसका वलयाकार था। वलयाकार का मतलब क्या है? इस प्रकार से फोल्डिंग, इस प्रकार से, क्योंकि इधर से अंगारालैंड आया, इधर से गोंडवाना लैंड आया, जब आपस में शक्तियों का मिलन हुआ तो वो भूभाग ऊपर नीचे हो गया, फोल्डिंग हो गया। तो प्रारंभिक इसका स्वरूप कैसा था? वलयाकार है। अब प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह आता है और कई एग्जामों में बार बार आया हुआ है कि वर्तमान में अरावली का स्वरूप कैसा है? तो साथियों, वर्तमान में अरावली का स्वरूप कैसा है? अवशिष्ट है। कैसा है? अवशिष्ट है। पहले वलयाकार था, अब कहीं पर ये है, फिर यहाँ बीच में खाली है, फिर ये पहाड़ी है, फिर बीच में टूट गया और ये इस प्रकार से, उसको बोलते हैं अवशिष्ट। मतलब नियमित रूप से पहाड़ियां नहीं है, कहीं पर गैप है, जिसे अरावली पर्वतमाला जा रही, फिर बीच में मैदान आ गया, फिर पहाड़ी आई, इस प्रकार से अब वर्तमान में इसका स्वरूप है। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा थी? अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा थी या किसका भाग था? तो वह है गोंडवाना लैंड। किसका है? जब अंगारा लैंड हमने विश्व के संदर्भ में बात की थी, उत्तरी भूभाग जो गया उसको अंगारा लैंड, विश्व में जो दक्षिण की ओर गया वो गोंडवाना लैंड। तो अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। अगर विश्व के संदर्भ में पूछा जाता है तो अरावली किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो भारत के संदर्भ में अरावली प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला में जो चट्टानें पाई जाती है वो किस प्रकार की है? तो उनका नाम है क्वार्ट्जाइट प्रकार की। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला में चट्टानें कैसी पाई जाती है? क्वार्ट्जाइट, यानी इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों को आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट को आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अरावली पर्वतमाला में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो क्वार्ट्जाइट भी दे सकता है, उसकी जगह ग्रेनाइट और बेसाल्ट भी दे सकता है, और ग्रेनाइट और बेसाल्ट ना दे तो आग्नेय भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो अरावली पर्वतमाला में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। साथियों, खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो यहाँ पर यानी अरावली पर्वतमाला में धात्विक खनिज पाए जाते हैं और धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार ये है, पहला है अलोह धात्विक खनिज और दूसरा है लोह धात्विक खनिज। तो यहाँ पर साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है? तो उसको खनिजों का अजायब घर उपनाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अरावली पर्वतमाला का भूगर्भिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? अरावली पर्वतमाला का भूगर्भिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? मित्रों, यहाँ पर
अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम अध्ययन हेरोन महोदय ने किया था। किसने किया था? हेरोन महोदय ने किया था। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की तुलना अगर भारत के संदर्भ में की जाती है तो वह है नल्ला मलाई श्रेणी। यहाँ पर ये प्रश्न बार बार आया हुआ है, विभिन्न परीक्षाओं में एक ट्रेंड बन गया है। अगर अरावली की तुलना की जाती है तो भारत में नल्ला मलाई और धारवाड़ की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में है, नल्ला मलाई की श्रेणी जो आंध्र प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि बार बार यहीं से प्रश्न बन रहा है। अब अगर विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। और अपलेशियन पर्वत कहाँ पर पाया गया है? तो अपलेशियन पर्वत अमेरिका में यानी यूएसए में पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये तो था अरावली पर्वतमाला का सामान्य परिचय। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी रेतीला मैदान पड़ा था। पश्चिमी रेतीला मैदान के हमने दो भाग किए थे और वो दो भाग ये थे। पहला था पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, दूसरा था पश्चिमी अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। और कल की क्लास में यानी नेक्स्ट जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम विभाजन या निर्धारण किसने किया था? तो वह किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको यह बता दिया गया था कि राजस्थान के भौतिक विभागों का सर्वमान्य और आधुनिक वर्गीकरण, राजस्थान के भौतिक विभागों का सर्वमान्य और आधुनिक वर्गीकरण हरिमोहन सक्सेना ने किया था। लेकिन आपको वीसी मिश्रा गलती से बाय डिफ़ॉल्ट बोल दिया था, उसको आप अपने नोटबुक में सुधार लेवे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आधुनिक और सर्वमान्य वर्गीकरण जिसका हम अध्ययन करते हैं वह किसने किया था? हरिमोहन सक्सेना साहब ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में किया था और उसका समर्थन प्रोफेसर तिवारी ने किया था। साथियों, आपसे निवेदन है कि यह वर्ष 2025 राजस्थान में एक से बढ़कर एक भर्तियां आ रही है। देखिए, पशु परिचर की भर्ती निकल गई है, चतुर्थ श्रेणी की भी आ गई है। उसके बाद जल प्रहरी की ये बड़ी-बड़ी भर्तियाँ हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेड। तो अब हमें जागने की ज़रूरत है, हमें जाग जाना चाहिए, हमें अपने आप खुद पर मेहनत करना चाहिए। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे राजस्थान में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना है, तो फिर तैयारी में जुट जाना चाहिए, ठीक है? तो आपको नियमित रूप से अपने इस चैनल पर प्रारंभिक यानी बेसिक से बेसिक क्लास के क्लास के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक अपने साथियों में क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।